आज हम यूनिट 3 फेज रूल 2 करेंगे। फेज रूल 2 में हम करेंगे एक घटकीय तंत्र। एक घटकीय तंत्र नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अंदर केवल एक ही पदार्थ होगा। जैसे जल तंत्र में केवल एक ही मॉलिक्यूल है H2O, उसी की ही अलग अलग फेजेस कब किस टेम्परेचर प्रेशर पे होती हैं वो हम देखेंगे। या फिर सल्फर तंत्र जिसके अंदर एक ही होगा गंधक, जैसे सल्फर होगा उसमें। कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र जिसमें केवल एक ही पदार्थ है CO2 और उसकी किस टेम्परेचर प्रेशर पे अलग अलग प्रावस्थाएं हैं, उनमें कैसे संबंध है, किस टेम्परेचर प्रेशर पे हम कौन सी प्रावस्था ले सकते हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले जल तंत्र। जल तंत्र के अंदर 3 प्रावस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जिसे बर्फ कहते हैं, द्रव जनरली जिसको हम जल कहते हैं, जल वाष्प गैसीय प्रावस्था है। हम इसे बनाने के लिए क्या, इसके आरेख को बनाने के लिए, प्रावस्था आरेख को बनाने के लिए एक बंद पात्र के अंदर जल लेते हैं और जल के ऊपर जो उसकी वाष्प है उसका वाष्प दाब माप लेते हैं। फिर टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पे हम उसका वाष्प दाब नापते हैं। फिर एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे दाब लेके इस आरेख को बनाया जाता है। अब इस आरेख के भिन्न भिन्न भागों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रों की। ये जब आरेख मिलता है तो इसमें देखिए ये जो है AOC, ये एक क्षेत्र है। AOB, इसके बीच में जो भी ये जगह आ रही है इसको हम कहेंगे AOB क्षेत्र। इसी तरह से COB, ये पूरा जो है एक क्षेत्र है। प्रत्येक क्षेत्र एक प्रावस्था को बताता है। जैसे देखिए AOC, ये द्रव प्रावस्था को बता रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम कोई भी टेम्परेचर या कोई भी प्रेशर ले लें, इस पूरे एरिया के अंदर जो है H2O द्रव के रूप में ही रहेगा। इसी तरह से AOB जो जल वाष्प को बता रहा है, इस एरिया में हम कोई भी टेम्परेचर या कोई भी प्रेशर लेंगे तो यहाँ पे जो जल है वो गैसीय रूप में रहेगा, जल वाष्प के रूप में रहेगा। COB, यहाँ पे ठोस बर्फ है। इस एरिया में हम कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर लेंगे, जल जो है ठोस रूप में ही रहेगा और ये बर्फ के रूप में रहेगा। यहाँ पर जो ये एरिया है इसके अंदर अगर हम कहें इसमें हमें स्वतंत्रता की कोटि निकालनी है तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम वही कि F = C - P + 2 फेज रूल से जो हमने लिया था। तो यहाँ पर घटकों की संख्या, अगर हम इसकी बात करें, क्षेत्र AOC की बात करें, तो यहाँ पे घटक एक ही है H2O, तो C का मान हो जाएगा 1। और पूरे यहाँ पर जो है द्रव प्रावस्था है इस पूरे एरिया में, तो P भी कितना हो जाएगा 1। तो 1 - 1 + 2 बराबर कितना हो गया हमारे पास 2। तो यहाँ पर चरों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। यानी यहाँ पर अगर कोई भी कंडीशन के अंदर हमें कोई भी प्रावस्था या कुछ भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें ताप भी पता होना चाहिए, दाब भी पता होना चाहिए, तभी उस प्रावस्था के बारे में इस क्षेत्र में हम बता पाएंगे। इसी तरह से अगर हम AOB की बात करें, यहाँ पर भी वही है, C एक ही है, H2O सब में इसमें एक ही रहेगा जल तंत्र में, क्योंकि घटक हमने लिया ही एक है। और यहाँ पे प्रावस्था पूरी वाष्प है तो यहाँ पे भी 1 आएगा और +2, यानी इसमें भी चरों की संख्या कितनी लेनी पड़ेगी हमें 2। तो इसका मतलब कोई भी क्षेत्र हो वहां पर हमें चरों की संख्या लेनी पड़ेगी 2, तभी हम उस तरह से उस क्षेत्र को पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं वक्र की। तो यहाँ पे कई सारे वक्र दिखाई दे रहे हैं हमें। जैसे एक वक्र है OA, OC, ये वक्र OC है और ये वक्र है OB। सबसे पहले लेते हैं हम OA को। तो OA वक्र में अगर देखें, ये द्रव प्रावस्था है और इसके दूसरी तरफ वाष्प प्रावस्था है। यानी ये जो OA वक्र है ये इक्विलिब्रियम कर्व कहलाता है, साम्य कर्व वक्र कहलाएगा। और इसमें कौन सी प्रावस्थाएं साम्य में होगी, एक तो जल वाष्प और एक द्रव। तो ये द्रव और वाष्प अवस्था के साम्य को बताता है, इसलिए इसको वाष्प दाब वक्र भी कहते हैं। तो इसके अलावा अब इसमें अगर हम चरों की संख्या निकालें तो यहाँ पर घटक तो एक ही रहेगा क्योंकि जल है। अब क्योंकि इस वक्र के अनुदिश 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में है, एक तो द्रव और एक वाष्प, तो प्रावस्थाओं की संख्या होगी हमारे पास 2। तो यहाँ पे आएगा 1 - 2 + 2 = 1। तो इसमें चरों की संख्या कितनी होगी 1। यानी अगर हमें केवल एक ही चर पता लगाना, जैसे देखो अगर इस पॉइंट पे हम कुछ भी जानना चाहें तो अगर हमें इस पॉइंट का दाब पता है तो ऑटोमेटिकली हम इसका ताप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसलिए कितने चरों की जरूरत है, इसमें केवल
एक ही चर की हमें आवश्यकता है। अब देखिए ये वक्र है OC वक्र के इस तरफ द्रव अवस्था है और इस तरफ ठोस अवस्था है। इसका मतलब यहाँ पर ये द्रव और ठोस अवस्था दोनों साम्यावस्था में रहते हैं और इसको गलन वक्र भी कहते हैं, क्योंकि बर्फ गल के किस में चेंज होती है, द्रव में, तो ये गलन है। इस जैसे यहाँ पर जो जल है वो गर्म होने के बाद किस में चेंज होता है, वाष्प में, तो ये वाष्पताप वक्र कहलाया था। यहाँ पर भी वही अगर हम नियम लगाएंगे कि घटकों की संख्या 1 क्योंकि जल तंत्र है, प्रवास्थाएं 2 हैं क्योंकि बर्फ और जो द्रव है 2 प्रवास्थाएं साम्यावस्था में हैं, तो P2 हो जाएगा। और यहां से हम देखते हैं कि F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। तो यहां पर भी अगर हमें दाब पता है तो इस वक्र पे देख लीजिए उसके संगत ताप अपने आप पता चल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो स्वतंत्रता की कोटि है या चरों की संख्या है वो कितनी रहेगी, केवल 1 रहेगी। फिर इसके बाद OB वक्र के इस तरफ तो वाष्प है और इस तरफ क्या है, ठोस है, तो इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन वक्र, क्योंकि कोई भी जो ठोस है डायरेक्ट अगर वो गैस में चेंज होता है तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसलिए ये वक्र भी कैसा है, ऊर्ध्वपातन वक्र है। यहाँ पर भी स्वतंत्रता की कोटि 1 ही रहेगी, जैसा कि हमने पहले देखा था। अगर हमें ताप पता है तो दाब पता लगा सकते हैं, दाब पता है तो ताप। तो केवल एक ही चीज पता लगाने पे हम इसकी सारी जो है पॉइंट्स जो है क्लियर कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी प्रवस्था रहेगी। इसके बाद है एक डॉटेड वक्र मिल रहा है हमें OA' एक मित स्थायी वक्र भी, साम्य भी कहते हैं इसको, क्योंकि अगर हम किसी भी बर्फ को जो है गर्म करें तो हमें पता है वो किस में कन्वर्ट होता है, पानी में, या पानी को हम ठंडा करें तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके कन्वर्ट हो जाता है बर्फ में। बर्फ में क्यों कन्वर्ट होता है कि जो पूरा जो जल के मॉलिक्यूल्स हैं वो 3D स्ट्रक्चर ले लेते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज तो होते ही हैं और इनकी चतुष्फल की स्ट्रक्चर बन जाती है और वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यदि हम जल को बहुत धीरे धीरे ठंडा करें, इतने धीरे ठंडा करें कि उसके अणुओं के बीच में कोई भी गति नहीं हो, जब भी करें हम ठंडा, तो वो क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी द्रव अवस्था में बना रह सकता है। तो इसको हम अति शीतलन वक्र भी कहते हैं कि हमने पानी को ठंडा किया है और बिना बिल्कुल हिलने नहीं दिया है और एकदम धीरे धीरे ठंडा किया, तो वो यहाँ तक भी जो है द्रव अवस्था में रहेगा बर्फ की बजाय। लेकिन अगर हमने इसको जरा सा भी इसका मूवमेंट करवाया तो तुरंत वो जो है बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस अवस्था के अंदर कन्वर्ट कर जाएगा, मॉलिक्यूल फटाफट अपनी वो 3D स्ट्रक्चर ले लेंगे। तो इसलिए इसको मित स्थायी साम्य भी कहते हैं कि इसमें जरा सा भी मूवमेंट होते साथ ही ये साम्य नष्ट हो जाता है और वापस हमें इस वाले वक्र पे आ जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं OA' मित स्थायी साम्य। यहाँ पर C का मान, वही घटकों का मान 1 है, प्रवस्थाएं इसमें भी 2 ही हैं, इसके अंदर जल और जो ठोस है वो एक दूसरे के साम्य में रहते हैं। तो P2 है, तो यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास 1 आएगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम लेते हैं बिंदु O। इस बिंदु O को हम कहते हैं त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में हैं, जल, वाष्प और ये ठोस, ये तीनों अवस्थाएं किसमें हैं, साम्यावस्था में है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे तीनों वक्र भी मिल रहे हैं, गलन वक्र OC, वाष्पदाब वक्र OA और ऊर्ध्वपातन वक्र OB। तो ये बिंदु हमारे पास क्या है, त्रिक बिंदु है। और त्रिक बिंदु पे C1 है, प्रवस्थाएं 3 हैं, तीनों साम्यावस्था में रहती हैं, हमने देखा, +2 = 0। इसका मतलब त्रिक बिंदु का ताप, दाब सब कुछ निश्चित होता है। हम इस ताप, दाब के अतिरिक्त और किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर पे हमें ये तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में नहीं मिल सकती। और जल के लिए ये दाब है 4.58 mm, ताप का जो मान है वो है 273.15 केल्विन या 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जल का जो है त्रिक बिंदु कहलाता है। अब हम इसके अलग अलग पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम किसी भी एक प्रवस्था से दूसरी प्रवस्था में टेम्परेचर का चेंज करें तो वो कैसे परिवर्तित होती है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर जो है इस पॉइंट पे लेके
और पदार्थ, यहाँ पर अगर हम कोई भी पॉइंट ले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पदार्थ जो जल है वो ठोस अवस्था के अंदर होगा। अब यहाँ से हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे हम इसको ऊष्मा देंगे इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पे बढ़कर अब इसने ई बिंदु पर इस कर्व को टच किया है। जैसे ही ई बिंदु पे टच करेगा तो हमें पता है कि द्रव अवस्था प्रारंभ हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर हम इसको कितनी भी हीट दें ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी हम हीट दे रहे हैं वो उसको द्रव में कन्वर्ट करने के यूज हो रही है। इस हीट को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, या इस ऊष्मा को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो जब ये यहाँ पर इस पॉइंट पे हम ऊष्मा देते जाएंगे, लेकिन ये तब तक इसका ताप नहीं बढ़ेगा जब तक कि ये पूरी तरह से ठोस बर्फ जल में परिवर्तित नहीं हो जाए। जैसे ही पूरी की पूरी ठोस बर्फ है जल में परिवर्तित होती है, फिर हम इसको ऊष्मा देते हैं, फिर से इसका ताप बढ़ना शुरू होता है और F बिंदु पर आने के बाद ये वापस वाष्प दाब वक्र को टच करता है। इसके इस तरफ पूरी वाष्प है, तो यहाँ पे फिर ये द्रव जो है, जल जो है वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। इसमें भी आप इसको कितनी भी ऊष्मा दे दो, इसका तापमान कांस्टेंट रहेगा और ये तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा का पूरा द्रव जो है वाष्प में परिवर्तित नहीं हो जाए। फिर जैसे ही ये पूरा वाष्प में परिवर्तित होगा और यहाँ पर जो है पूरा इस क्षेत्र के अंदर आ जाएगा और इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिर हम अगर इसी तरह से किसी भी चीज़ का प्रेशर कम करें तो उसका प्रभाव भी दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो है द्रव, जो जल है द्रव के रूप में है, अगर यहाँ से हम इसका प्रेशर कम करते जाएं तो इस पॉइंट पे आकर जो है इसका ये पूरा का पूरा जो है वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से वाष्प में आ जाएगा। तो हम किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे द्रव ठोस उसमें चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है इस फेज रूल वक्र को देखकर। जैसे हम ये मानते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक है तो इसमें पानी जो उबलता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, वाष्प में परिवर्तित होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसके कम ताप पर भी, हमें ज़्यादातर ये पता है कि पानी का जो क्वथनांक है वो 100 है, 100 होगा तभी वो किस में बदलेगा, भाप में बदलेगा। लेकिन हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर से कम पर भी उसको भाप में बदल सकते हैं। कैसे? देखो, अगर हमने मान लो 1 एटमॉस्फेरिक से कम लिया प्रेशर, तो जब 1 एटमॉस्फेरिक से कम लेंगे तो ये यहाँ पर टच करेगा इसको, वाष्प ताप वक्र को, और यहाँ इसके संगत ताप देखें तो ये 100 से कम है, ये देखिए। तो इसका मतलब कि अगर हमें कम ताप पर ही पानी को बॉईल करना है तो उसके लिए हमें प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे पहाड़ों पर होता है, हम देखते हैं कि पहाड़ों पर एक छोटी क्लासेस में भी क्वेश्चन आता था कि पहाड़ों पर जो है वो दाल देर से क्यों गलती है। तो पहाड़ों पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो जब पहाड़ों पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से कम होगा तो उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो जिसपे वो द्रव जो है गैस में बदलता है, वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो भी 100 से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन, उसका जो है टेम्परेचर कम रहता है पानी का जिसमें हम दाल उबाल रहे हैं, तो वो देर से गलेगी। अगर हम प्रेशर कुकर की बात करें तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जो जैसे जैसे अंदर जो है भाप बदलती है, भाप में बदलता है पानी, तो उसका जो प्रेशर है वो बढ़ता है नीचे वाले लिक्विड पे। तो इसका मतलब उसमें प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होता है। तो जब 1 एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होगा प्रेशर, तो हमने देखा कि यहाँ पर आके ये इसको वाष्प ताप को टच करेगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा। तो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा, इसका मतलब प्रेशर कुकर के अंदर जो टेम्परेचर है वो जल का ज़्यादा रहता है 100 से, तो वहाँ पर जो है जल्दी दाल या जो भी हम चीज़ उसमें कुक करते हैं वो जल्दी गल जाती है। तो इस तरह से जो है हम वाष्पदाब आरेख का जो है ये, इसके प्रावस्था आरेख का यूज़ करके किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो सारे अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र, बिल्कुल जल तंत्र की तरह है ये। इसमें भी ठोस, द्रव और गैस तीनों बिंदु पे रहती है। ये जो ठोस अवस्था में होती है CO2, इसको हम शुष्क गैस बर्फ कहते हैं और ब्लू आइस बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर भी तीनों वक्र हैं,
यहाँ पे त्रिक बिंदु है ये बी, BC गलन वक्र है, BD वाष्पीकरण वक्र है और BA ऊर्ध्वपातन वक्र है। बिल्कुल जल तंत्र की तरह ही यहाँ पे इनकी जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इस वाले की भी 1 है, इसकी 1 है। और ये जो 3 क्षेत्र हैं ये द्रव, गैस और ठोस को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता की कोटि जो इनके पास है वो है 2 और ये बी त्रिक बिंदु द्रव, ठोस और गैस के मध्य संबंध स्थापित करता है और इसके त्रिक बिंदु है, इसका मान यहाँ पे 5.2 एटमॉस्फेरिक और -57 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र और जल तंत्र लगभग समान है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी कोई भी बिंदु ले लो लेके और उसमें बता सकते हो कि किस तरह से उसका ताप का प्रभाव पड़ता है, या ऊपर से कोई बिंदु लेके आप ये बता सकते हो किस तरह से दाब पे प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र कर सकते हो। और इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र में कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, आप समझाइए। तो शुष्क बर्फ आप बता सकते हो इसके अंदर, इस क्षेत्र को देखकर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर यही बनता है। फिर इसके बाद है तीनों ही हैं। आप छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि प्रवास्था आरेख बनाइए कार्बन डाइऑक्साइड का, या जल का प्रवास्था आरेख बताइए। और एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल का प्रवास्था आरेख बताकर और उसका वर्णन कीजिए। तो ये इसके छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं।